गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। तो मैं और ज्योति मौजूद है दिल्ली के लोधी गार्डन में। बहुत ही खूबसूरत ये गार्डन है ज्योति, जहां सुबह सुबह लोग आते हैं वॉक करने। बिल्कुल, इतिहास की झरोखों के बीच ऐसे लगता है कि जैसे सुबह सुबह सेहत बनाने से बेहतर शायद ही कुछ हो सके। लेकिन अगले कुछ वक्त तक हम आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें भी दिखाएंगे, तो इसीलिए बने रहेगा हमारे साथ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूसीसी से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी उत्तराखंड में आज से सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर, उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जो यूसीसी को लागू करने जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड रिपोर्ट की वॉल्यूम 1 और 3 आज सार्वजनिक की जाएगी। 400 पन्नों के इस रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी खुलासा हो सकता है। इसका मतलब है कि 2 से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होना सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड में गोद लेने का अधिकार का जिक्र हो सकता है और इसके अलावा लिव इन और मैरिज रजिस्ट्रेशन पर नियमों का भी खुलासा यूनिफॉर्म सिविल कोड में हो सकता है। और चलिए बात अगली खबर की कर लेते हैं। आजकल चौतरफा विवादों में घिरी ट्रेनी ऑफिसर पूजा खेड़कर को लेकर अब बड़ी खबर आ रही है। पूजा खेड़कर की अब नौकरी पर बनाई है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने पूरे मामले में खेड़कर की उम्मीदवारी की जांच करने के आदेश दे दिए हैं और इसके लिए एक समिति का गठन भी कर दिया है। ये कमेटी अगले 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पूजा पर विकलांग होने का फर्जी सर्टिफिकेट देने का आरोप है। दूसरी तरफ निजी गाड़ी में नीली बत्ती लगाने के मामले में पुणे की ट्रैफिक पुलिस ने भी पूजा खेड़कर को नोटिस भेजा है और जल्दी कार्रवाई करने जा रही है। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर अपनी हाईफाई और अजीबोगरीब डिमांड को लेकर सुर्खियों में आई थी। अब उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर आईएएस अफसर बनने के आरोपों की जांच को भी हरी झंडी मिल गई है। केंद्र सरकार ने एक सदस्यीय कमेटी बना दी है जो पूजा खेड़कर पर लगे आरोपों की जांच करेगी। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. मैम, आज अपन ज्वाइन करना है? Oh, I'm very happy to join in Washim district, and I'm looking forward to working in it. पुणे की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को अपने पद का दुरुपयोग करने के मामले में पुणे से वासिम स्थानांतरित कर दिया गया है। विवाद तब सामने आया जब पुणे के जिला कलेक्टर ने चिट्ठी लिखकर राज्य के चीफ सेक्रेटरी को बताया कि अपना पदभार संभालने से पहले ही पूजा द्वारा कई ऐसी मांगे की जाने लगी जो सिर्फ केवल एक अधिकारी द्वारा ही की जा सकती हैं और किसी प्रोबेशनरी आईएएस पर लागू नहीं होती। सस्पेंड करना चाहिए मांगे, नहीं तो सामान्य लोग को ये समझ के काम करने वाले नहीं, इनका दिमाग बराबर नहीं। अभी उनका ट्रांसफर वाशिम में किया गया है, उसको निलंबित सस्पेंड करना चाहिए। पूजा पर पद का दुरुपयोग और अनियमितता के कई आरोप हैं। मसलन प्राइवेट लग्जरी कार पर नीली लाल वीआईपी बत्ती और सायरन लगाना, गाड़ी के लिए रौब दिखाकर वीआईपी नंबर हासिल करना, गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाकर कई बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ना और दिव्यांगता का फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर आईएएस का पद हासिल करना। लिहाजा पूजा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उनके खिलाफ जांच की मांग महाराष्ट्र विधानसभा तक में उठ गई। तो कहीं से भी तो वो विजुअली इम्पेयर्ड लगती नहीं। उन्होंने, मेरी ये जानकारी कि उन्होंने डॉक्टर भी किया है, एमबीबीएस भी किया है। अगर ऐसी व्यक्ति एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं, एमएस कैसे कर सकते हैं, ये है। और उनके पिताजी का जो एफिडेविट दिखाई दिया है, महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 54 एकड़ जमीन उनके फैमिली के यहाँ हो सकती है फैमिली के साथ, लेकिन उनकी 110 एकड़ है। 2021 में पूजा को ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी 1 में खेल प्राधिकरण में सहायक निदेशक के रूप में चुना गया था, लेकिन 2023 में उन्होंने रहस्यमय तरीके से अपनी क्लास 4M पीडब्ल्यूबीडी 1 को पीडब्ल्यूबीडी 5 में बदल दिया और बतौर आईएएस सेलेक्ट हो गई। कि ऐसी कोई भी आईएएस के ऊपर अगर आपत्ति होगी तो उसके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी ना। कोई भी लॉ के बड़ा नहीं है, कायदे से बड़ा कोई नहीं है, और जिसने कुछ भी गलत किया रहेगा, रूल के बाहर जाके काम किया रहेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने आईएएस बनने के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बताया था, लेकिन अपनी शारीरिक दुर्बलता दर्ज करवाने के लिए वो किसी भी मेडिकल टेस्ट में शामिल नहीं हुई। सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र से बनी कमेटी की जांच और पुणे पुलिस की जांच में क्या हकीकत सामने आती है। और दिल्ली के लोधी गार्डन की खूबसूरत तस्वीरों के बीच सुबह सुबह देखिए कैसे सेहत बनाते लोग और फिट इंडिया में हम खबरों में आगे बढ़ते हुए।
लेकिन बात जब बाढ़, बारिश या मौसम की हो तो उत्तर प्रदेश पर इस बार सबसे ज्यादा मार पड़ी है और कई जगहों पर किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बाढ़ और बारिश की वजह से पूरी तरीके से सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के उन जिलों के हालात आपको दिखाते हैं जहां सैलाब इस वक्त लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ताकि आप भी अंदाजा लगा सकें कि वहां के लोग किन हालातों का सामना करने को मजबूर हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बाढ़ और बारिश की चपेट में आने से गोंडा में करीब 10,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ जल प्रलय दिखाई दे रहा है। गांव का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट गया है। कटाव की वजह से जमीन पानी में समा रही है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बहुत से लोग न चाहते हुए भी अपने आशियानों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों के लिए 50 से ज्यादा नावों की व्यवस्था की गई है। बाढ़ में यहाँ 3 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो रास्ता बना हुआ था वो रास्ता टूट गया है। अभी आने जाने का समस्या है। फसल सब बर्बाद है। हरदोई की तस्वीरें देखिए। जल तांडव से हाहाकार मचा है। गांव के गांव जल समाधि ले चुके हैं। हालात ये हैं कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो रखा है। प्रशासन की टीमें नाव में सवार होकर हालात का जायजा ले रही हैं। पानी के बहाव के चलते कटान का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ भी कई घर या तो पानी में समा गए या फिर समाने की कगार पर हैं। आंखों के सामने किसानों की कीमती जमीन पानी की भेंट चढ़ रही है। स्कूलों में पानी भरे होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। फसलें बर्बाद हो गई हैं। मवेशियों के चारों तक की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जनपद हरदोई के शाहाबाद और सवाजपुर तहसील के कुछ ग्राम प्रभावित हुए हैं। प्रभावित होने का मुख्य कारण यह है कि जो गर्रा नदी है उसमें पीलीभीत से दूनी बैराज डैम से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहाँ वाटर लेवल बढ़ा हुआ है और कुछ गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक गांव जहां हम लोग खड़े हैं उमरपुर कैथानी नाम है उसका, ये बैरिया ग्राम पंचायत में आता है। इस बैरिया ग्राम पंचायत में 4 मजरे हैं और 4 में से एक मजरा प्रभावित ने लोगों के बीच में जाके बातचीत किया है, घर देखे हैं उनके और नाव से भी दोनों गाँव का जाके भ्रमण किया है। लोगों में एक विश्वास की भावना पैदा करने की कोशिश की है और 7 घर ऐसे हैं यहाँ कैथानी में जिनके घरों के सामने पानी आ चुका है, उन्हें हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ और बारिश के चलते कई गांव डूब चुके हैं। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में एक जगह तो बाढ़ के पानी के बीच ही दुल्हन की नाव पर विदाई की गई। नाव पर पूरी बारात नजर आई। दिक्कत ये है, बाढ़ से सब दिक्कत हुआ है। नाव से हम लोग गए हैं, व्यवस्था सब हुआ था, व्यवस्थित मतलब विदाई भी हुआ। शाहजहांपुर में बाढ़ का पानी जिला मेडिकल कॉलेज में घुस गया। अस्पताल के चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसके चलते मेडिकल स्टाफ और मरीजों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। लखीमपुर खीरी में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 5 तहसील में बाढ़ का पानी घुस गया है, लिहाजा कई गांव पानी में डूब गए हैं। हालांकि प्रशासन हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा है। एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे 18 लोगों को निकाला और सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। तो जहां तक निगाह जा रही है, जल प्रलय की तस्वीरें दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। और चलिए आगे बढ़ते अगर बात लखीमपुर की करें तो यहाँ पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए कई जगहों पर तो रेल ट्रैक बहता नजर आया, रास्ते बंद हो गए हैं, गाड़ियां आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक तस्वीरें इस बीच ऐसे मंजर देखने को मिल जाते हैं। 2 भाई कई किलोमीटर दूर तक पैदल अपनी बहन के शव को ले जाने को मजबूर हो जाते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ कहर बरपा रही है। एक तरफ जहां लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। इन जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगी। 21वीं सदी में ऐसे हालात आपको बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देंगे। बाढ़ के चलते रास्ते बंद होने की वजह से एक युवती को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई।
यहाँ तक कि युवती के शव को घर ले जाना भी मुसीबत भरा था। रास्ते बंद होने और बाढ़ के चलते कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। क्यों वो भैया? कुछ नहीं, एक्सपायर हो गए भैया। कैसे? इलाज के भाव में? इलाज और यातायात के कारण। यातायात के कारण? अगर रोड खुला होती तो हम लेकर बेहतर लोगों को दिखा सकते थे, बेहतर डॉक्टरों को दिखा सकते थे। पलिया कस्बे के चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा होने की वजह से शव को घर ले जाना आसान नहीं था। न तो कोई साधन था, न ही सड़क। ऐसे में भाइयों को रेल ट्रक के किनारे तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चलकर शव को घर ले जाना पड़ा। पीछे मां रो रही थी। आगे नम आंखों से भाई शव को कंधे पर लाद कर आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पे चाचा के यहाँ पे रहते हैं, स्टडी करते हैं, यहीं पे रहकर स्टडी करते थे। अच्छा, पहले से बीमार थी? हाँ, 8 दिन पहले बीमार हुई थी तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं हुई जी। 2 दिन से बहुत दिक्कत मालूम हुई तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया रहता था, तो कुछ बेहतर बोला कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ऑक्सीजन रुकती नहीं थी। फिर आज जवाब दे दिया? बस यही बोली, पापा को दिखाओ, बात बोली नहीं, दोबारा उठ ही नहीं सकी। मृतका के भाई रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे अपनी बहन का शव कंधे पर लादकर किसी तरह गांव पहुंचे। भावुक कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 15 साल की इस युवती को टाइफॉइड हो गया था। अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस दौरान उसकी मौत हो गई। बाढ़ बारिश की वजह से आपने मैदानी इलाकों का हश्र देखा, लेकिन अब पहाड़ों का भी जो हाल है वो आपको दिखा देते हैं। भारी भूस्खलन की वजह से यहाँ पर लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कतें होने लगी है। और 3 ऐसी जगह जहाँ भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। घंटों तक जो आवागमन था वो बाधित रहा। आप भी देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। पहाड़ी राज्यों में भी बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ताज़ा तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ चमोली हाईवे की हैं, जहां एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। राहगीरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस वीडियो को देखिए, कैसे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पहाड़ से चट्टान खिसकी और नीचे काम कर रहे लोगों के पास आ गिरी। मौके पर चीख पुकार मच गई। काम कर रहे लोग वक्त रहते भाग खड़े हुए, वरना उनकी जान जा सकती थी। नैनीताल के भवाली में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके बाद कई जगहों पर जल जमाव देखने को मिला। ड्रोन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे इलाके में कहीं कीचड़, कहीं जल जमाव तो कहीं मलबा देखने को मिला। ऋषिकेश गंगोत्री राजमार्ग पर स्थित बगड़धार के पास पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा नीचे आ गिरा, जिससे पूरा हाईवे ठप हो गया। गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची जेसीबी मशीनों ने पहाड़ी से गिरे मलबे को काफी मशक्कत के बाद हटाया, तब जाकर राजमार्ग को खोला जा सका। अगली खबर आपको शिमला से बताते हैं, जहां रिज मैदान के आसपास लोग दहशत में हैं और दुकानदार खासे परेशान हैं, क्योंकि प्रशासन ने उन्हें दुकानें खाली करने को कहा है। आखिर पूरा मामला है क्या? प्रशासन ने दुकानें खाली करने के लिए ऐसे क्यों कह दिया? चलिए विस्तार से समझाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दिनों नया संकट खड़ा हो गया है। ऐतिहासिक रिज मैदान टैंक के पास जमीन लगातार धंस रही है, जिससे लोग दहशत में हैं। दरारों से पानी के टैंक पर भी खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन की तरफ से इलाके का दौरा कर कुछ जगहों पर दुकानों को खाली करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल इन दुकानों में दरार आ गई है, जिससे इनके गिरने का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं रिज मैदान में पानी का टैंक भी मौजूद है, जहां पानी का रिसाव हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक शिमला और आसपास के इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे दरारें और बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। गौरतलब है कि रिज के साथ लगता निचला इलाका सिंकिंग जोन में आता है। इसके चलते रिज के गोइटी थिएटर के सामने वाले हिस्से और तिब्बती मार्केट में भूस्खलन हो चुका है। इसी तरह लक्कड़ बाजार की ओर भी जगह जगह सड़कों में दरारें आ गई हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ टैंक निर्माण के दौरान निकला मलबा फेंका गया था और उसके ऊपर ही यहाँ कच्ची दुकानें बना दी गई थीं। यही वजह है कि अब ये जमीन लगातार धंस रही है। तो हर जगह देखिए नदियां सैलाब पर हैं, नाले नदी में तब्दील हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से देश भर से ऐसे हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही है। बात हल्द्वानी की करें तो हल्द्वानी में भी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कलसिया और देवखड़ी नाला उफान पर है।
बड़ी खबर बता रहे हैं, देवखड़ी नाले में एक बाइक सवार रह गया। कलसिया नाले के पास से अब लोगों को हटा दिया गया है क्योंकि एक बाइक सवार बताया जा रहा है इस नाले में तेज जल प्रवाह की वजह से खुद को संभाल नहीं पाया और वो बह गया। कलसिया और देवखड़ी नाला लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जबरदस्त परेशानी लोगों को हो रही है। नाले के आसपास से लोगों को हटा भी दिया गया है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं क्या स्थिति वहां पर है। और चलिए अब बात करते हैं असम की, क्योंकि ज्योति मानसून में जब भी हम देखते हैं सबसे ज्यादा किसी राज्य की स्थिति खराब होती है तो वो है असम। ब्रह्मपुत्र नदी के उफान में होने की वजह से वहां पर हजारों लोग बेघर होने को मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल, और देखिए इस बार भी हालात कुछ बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। असम में मौसम की मार से साफ प्रभाव देखने को मिल रहा है और बाढ़ के चलते लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। और कैसे बिहार में भी बाढ़ कहर बरपा रही है, तमाम राज्यों की हालत आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। असम में बाढ़ और बारिश की विनाश लीला जारी है। आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट रही है। सबसे ज्यादा नुकसान 9 गांव में हुआ है, जहां बाढ़ के पानी ने गांव, शहर, घर, दुकान, खेत, खलिहान सबको अपनी चपेट में ले लिया है। इन तस्वीरों में बाढ़ की विभीषिका को साफ देख सकते हैं। जहां तक नजर जा रही है, बाढ़ के पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा है और सड़क किनारे बने कैंपों में वक्त गुजारना पड़ रहा है। असम में 14,39,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य में बाढ़ के कहर से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। कई इलाके पानी में डूबे हैं, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्णिया के हालात देखिए, कुछ नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पानी और बाढ़ से जूझते लोग। फसलें पानी में डूब गई हैं, स्कूल बंद हैं, सड़कें पानी के साथ बह गई हैं और गांव का संपर्क टूट गया है। हैरान परेशान लोग पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना तक मुश्किल हो गया है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग जुगाड़ से बनी नाव का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। घरों में पानी घुसने की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। घुटनों तक पानी भरे होने की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। और रतलाम से बड़ी खबर आ रही है। रतलाम में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक दुकान में आग लगने से जमकर अफरा तफरी मच गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मध्य प्रदेश के रतलाम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अचानक एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। आग की वजह क्या रही, फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन रतलाम में आग की तस्वीरें आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि आग कितनी भयानक तरीके से फैलती चली गई और दुकान में रखे सारे सामान को जद में ले लिया। अगर ये तस्वीरें देखिए, आग की तेज रफ्तार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। और यूपी के अमेठी में ज्योति, दबंगों के हौसले कितने बुलंद है उसको इस बात से समझा जा सकता है कि पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की और सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। बिल्कुल, देखिए श्वेता, अब सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि पुलिस के सामने ये सब कुछ हुआ, लेकिन अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है, पर सवाल यही है कि तब पुलिस क्या कर रही थी जब उसकी आंखों के सामने ये पूरी घटना घटी है। ये खबर देखिए। अमेठी से मारपीट का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पूरा मामला पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। इस वीडियो को देखिए। कुछ दबंग एक बाइक सवार को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। जिस शख्स को पीटा जा रहा है, दरअसल वो रिटायर्ड फौजी है। पास में पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है और वहां मौजूद पुलिसकर्मी पूरे मामले को तमाशबीन बना देख रहा है। जूते चप्पल से इस शख्स की पिटाई की जा रही है, लेकिन पुलिसकर्मी किसी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। आसपास कुछ और लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई बीच बचाव करने आगे नहीं आ रहा और ये दबंग पीछे चले जा रहे हैं। ये बदमाश एक एसयूवी गाड़ी में सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे और गाड़ी से उतरते ही इस शख्स पर हमला कर दिया। दबंगों की एक एक करतूत पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन सवाल है कि 112 नंबर गाड़ी और उसमें मौजूद पुलिसकर्मी मौके पर क्या कर रहे थे? इस मामले में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर जयपुर एयरपोर्ट से सामने आई है, जहां एक महिला कर्मचारी ने सीआईएसएफ के जवान को ही थप्पड़ जड़ दिया और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तो कौन थी ये महिला जिसने थप्पड़ जड़ा? थप्पड़ मारने की वजह क्या थी और इस महिला पर क्या एक्शन हुआ है? सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जयपुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट एयरलाइंस में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने एक सीआईएसएफ कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। पास में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सीआईएसएफ कर्मचारी और स्पाइस जेट की कर्मचारी के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही है। बहस के दौरान महिला अपना आपा खोती है और सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मार देती है। खबर के मुताबिक आरोपी महिला स्पाइस जेट की चालक दल की सदस्य है और वो वाहन गेट से बिना सुरक्षा जांच के हवाई अड्डे में घुसने की कोशिश कर रही थी। तभी एएसआई गिरिराज प्रसाद ने महिला को रोकने की कोशिश की। इस बीच दोनों में जोरदार बहस होने लगी। बहस के दौरान आरोपी महिला भड़क गई और एएसआई गिरिराज प्रसाद को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने स्पाइस जेट की महिला कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यदि बेरोजगारी इस देश में इतनी बड़ी समस्या है और इससे जुड़ी हुई जब तस्वीरें सामने आती है तो सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि गुजरात के भरूच में कुछ ऐसा हुआ। एक जॉब इंटरव्यू के दौरान युवा इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच गए कि अफरा तफरी मच गई। बिल्कुल, और सोचिए एक मामूली सी छोटी नौकरी के लिए लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में जब युवाओं के बीच धक्का मुक्की होने लगे तो कितनी बेसब्री रही होगी उन्हें ये एक नौकरी पाने की। कैसे यहाँ बड़ा हादसा होते होते टला, ये खबर देखिए। गुजरात के भरूच से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। एक इंटरव्यू सेंटर पर युवाओं की भारी भीड़ जुटी है। पैर रखने तक की जगह नहीं है। लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। सभी लोग यहां जॉब इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मौके पर हालात बेकाबू हो गए। भीड़ में भगदड़ जैसे हालात बन गए। अफरा तफरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे भीड़ के दबाव के चलते यहाँ लगी रेलिंग पहले नीचे की तरफ मुड़ जाती है और फिर टूट जाती है। गिरने से कुछ छात्रों को चोटें आई हैं। आपको बता दें, भरूच स्थित एक होटल में नौकरी के लिए इंटरव्यू रखा गया था, लिहाजा नौकरी के लिए लोगों की भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई। हालात संभाले नहीं संभल रहे थे। आयोजकों को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ जुट जाएगी। युवाओं के हुजूम ने इंटरव्यू के लिए हॉल में पहले घुसने की कोशिश में धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसी दौरान यहां लगी रेलिंग धराशायी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कंपनी ने 10 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, लेकिन हजारों युवक इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल इसे बेरोजगारी का संकट बता रहे हैं। और नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पूरे मामले का किंग पिन जो है उसे हिरासत में सीबीआई रिमांड पर ले लिया गया है और कोर्ट ने रॉकी उर्फ राकेश रंजन को रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। पेपर लीक कांड का किंग पिन है राकेश उर्फ रंजन, जिसे सीबीआई ने रिमांड पर भेजा है। तो पटना और कोलकाता में भी कई जगह छापेमारी की गई है। इस मामले में छापेमारी के दौरान सीबीआई को कई और अहम दस्तावेज भी मिले। आज आईसा के छात्र दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी नीट पेपर लीक मामले को लेकर करने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है। तो नजर इस बात पर है कि क्या क्या एक्शन इस पर होता है, क्योंकि कोर्ट ने रॉकी उर्फ राकेश रंजन को अब रिमांड पर भेजा, जिससे कई और बड़े नाम सामने आने की उम्मीद है। और 2 दिन पहले उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए।
और हादसे के चंद घंटे बाद ही यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह खुद ऐसी बसों का परीक्षण निरीक्षण करते नजर आए जो कोई दुर्घटना का शिकार न हो जाए या नियमों को धता बताकर यूपी में दौड़ाई जा रही हो। ये रिपोर्ट देखिए। रॉन्ग साइड गाड़ी, एक तो रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ी करते हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, हम लोग मर रहे हैं। रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ा किया, रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ा किया बिहार के, देखो ये लगा उसको, रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ा किया, एक्सीडेंट हो रहा है, इसका कागज मांगो, कागज दिखाओ। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कैसे खुद सड़क पर उतरकर अवैध ढंग से दौड़ रही और नियमों को ठेंगा दिखा रही बसों पर एक्शन ले रहे हैं, ये तस्वीरें उसी की गवाही हैं। बुधवार को यूपी में उन्नाव के पास आगरा एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे के बाद ये योगी सरकार की सख्ती की तस्वीरें हैं। खुद परिवहन मंत्री चेकिंग अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। चंद घंटों की कार्रवाई में ही मंत्री जी ने 18 बसों को सीज करवा दिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आगरा एक्सप्रेस वे पर उन्नाव में बुधवार की सुबह प्राइवेट बस एक टैंकर से टकरा गई थी, जिसमें 18 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 19 घायल हो गए थे। ये बस बिहार के मोतिहारी से दिल्ली जा रही थी। इस भीषण सड़क हादसे में चौंकाने वाला सच सामने आया था कि बस का ना ही इंश्योरेंस था और ना ही फिटनेस था। 5 बार बस का चालान भी हो गया था, जिसे जमा नहीं कराया गया था। इसके बावजूद बस सर पर दौड़ रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि मंत्री की चेकिंग अभियान में जिस बसों को जब्त किया गया, उनके नंबर अरुणाचल प्रदेश और बिहार के थे और ये बसें आजमगढ़ से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद तक चलाई जा रही थीं। बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि इन बसों का रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों का था, इनका परमिट नहीं था, फिटनेस सर्टिफिकेट तक नहीं था। फिर भी ये बसें यात्रियों को ठूंस कर दौड़ रही थी। इन बसों की जब्ती के बाद सवाल उठ रहे हैं कि यमराज बनकर दौड़ रही इन बसों की अनदेखी क्यों की जा रही थी? क्या इन्हें सियासी वरदहस्त मिला हुआ था? उन्नाव बस हादसे जैसी घटनाओं से पहले इनके खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? क्या ऐसी लापरवाही के दोषी अफसरों पर कार्रवाई होगी? आज हमने आजमगढ़ में अपने डीटीसी और आरटीओ के साथ यहाँ पर हमने भी छापा मारा, क्योंकि चेकिंग चल रही थी। गाड़ियाँ ये लोग इधर साइड में ले आकर के रॉन्ग साइड खड़ा किए थे। ये सब गाड़ियाँ सील की गई हैं। प्रशासन को मिला के ये सभी गाड़ियों को थाने में बंद करा दिया गया और इसकी पूरी जांच हो रही है और इसमें कहीं कमी आएगी तो इनके मालिकों पर भी। इन सारे सवालों को लेकर कार्रवाई का यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर ने भरोसा जताया और कहा कि पूरे प्रकरण की जांच हो रही है। अगर कहीं कोई कमी पाई गई तो उनके मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा है कि कोई भी बस बिना फिटनेस, परमिशन और पोल्यूशन सर्टिफिकेट के अगर सड़क पर चलती पाई गई तो बस सीज करके मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बताते हैं जहां योगी सरकार टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के सख्त हो गई है। और देखिए, बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को ये साफ निर्देश दे दिया गया है कि डिजिटल अटेंडेंस पर किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, कोई ढिलाई मंजूर नहीं होगी। लेकिन अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार के एक आदेश ने यूपी के शिक्षकों को सड़क पर उतार दिया है। मुरादाबाद की तस्वीरें देखिए। आवाज दो हम एक हैं का नारा लगाते बेसिक शिक्षा विभाग के ये शिक्षक कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि बेसिक शिक्षकों के लिए 8 जुलाई से लागू डिजिटल अटेंडेंस के नियम को योगी सरकार खत्म करे। हमारी यही मांग है कि हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस जब तक हमारी सुविधाएं मूलभूत पूरी ना हो, हमको EL है, CL है, CL तो 14 है, EL बढ़ाई जाए, हमारी तो TCL दी जाए, हाफ CL दी जाए हम लोगों के लिए, जिससे हमारे कभी लेट होते हैं हाफ CL हमारी लग जाए। ये नहीं है कि हम 5 मिनट अगर लेट है तो हमें एब्सेंट मान लिया जाए, एब्सेंट मान के हमारा वेतन काटा जाए। मुरादाबाद जैसी तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। बेसिक शिक्षक यानी प्राइमरी कक्षाओं के शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस को मानने को तैयार नहीं हैं, जिसके तहत विद्यालय आने पर उन्हें बायोमेट्रिक के जरिए अपना अटेंडेंस दाखिल करना होगा और विद्यालय में अपनी मौजूदगी की तस्वीर भी अपलोड करनी पड़ेगी। मेरठ में 5000 से ज्यादा बेसिक टीचर हैं, लेकिन अभी मात्र 157 टीचर ही ऑनलाइन हाजिरी लगा रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि 11 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस नहीं दर्ज कराने वाले शिक्षकों कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के साथ समन्वय बना के हमें चलना होगा। जो अच्छे प्रयास राज्य में हो रहे हैं उसे सीखना होगा और मदद करनी होगी।
यूपी के गाजीपुर में भी बेसिक शिक्षक अपने संगठनों के जरिए डिजिटल अटेंडेंस के आदेश का विरोध कर रहे हैं। यूपी में ऐसे शिक्षकों की संख्या 6 लाख से ज्यादा है। सभी शिक्षकों को अपने विद्यालय से संबंधित उपस्थिति और 12 डिजिटल रजिस्टर्स को भरने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कुछ संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन जनपद स्तर पे सभी खंड शिक्षा अधिकारियों मेरे और ARPs के माध्यम से सबको अवेयर किया जा रहा है कि यह पारदर्शिता और उनके हित के लिए है और प्रयास किया जा रहा है कि 100% हम लोग आने वाले दिनों में उपस्थिति दर्ज करा सकें। डिजिटल अटेंडेंस के मुद्दे पर विवाद बढ़ता देख सीएम योगी ने अफसरों से सीधे बात की और फैसला लागू करने में आ रही दिक्कतों के बारे में पूछा और इसे प्राथमिकता से लागू करने के लिए कहा। सीएम योगी की पहल के बाद डिजिटल अटेंडेंस को लेकर पहले दिए गए निर्देश में थोड़ी राहत दी गई है। अटेंडेंस लगाने का समय 8 से बढ़ाकर 8:30 बजे तक कर दिया गया है। सीएम योगी का अफसरों को निर्देश है कि शिक्षकों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान करके ही व्यवस्था को लागू करें। इशारा साफ है, बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी को लेकर बाबा अब किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। कोई मजबूरी शिक्षकों की मजबूरी की वजह बनती है तो उस पर गौर किया जाएगा, लेकिन जानबूझकर लापरवाही बरतने वाले शिक्षक नहीं बख्शे जाएंगे। ये संदेश साफ है।